Hey everyone, welcome to Mentometer by कल्पना सिंह। और मैंने एक अपलोड की थी वीडियो जिसमें कि मैंने बताया था कि नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इसकी 21st उसका लास्ट डेट था। तो आपने जो भी फॉर्म वगैरह फिल कर दिया होगा जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से। तो PT 365 आ गई है, एक पॉलिटी की आई है और एक एनवायरमेंट की आई है। तो पहले हम पॉलिटी की जो है PT 365 कवर करेंगे, उसके बाद करेंगे हम एनवायरमेंट की। मैं ट्राई करूंगी वैसे तो हाफ एन आवर का एक वीडियो हो, लेकिन अ, एक मैं कंपाइल्ड वीडियो डालने की कोशिश करूंगी जो कि आई थिंक 6 या 7 आवर्स में पूरी PT 365 कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा आई एम अपलोडिंग अनदर वीडियो जिसमें कि मैंने बताया है कि PT 365 इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जितने भी चैप्टर्स वगैरह हैं वो आपको, आपने जितना भी पूरे साल में अगर आपने करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ठीक से नहीं पढ़ पाए हो किसी वजह से, या जैसे न्यूज़पेपर अच्छे से नहीं पढ़ पाए हो, तो ये जो है अप्रैल 2022 से और दिसंबर 2022 तक की आई है अभी इसमें जो PT 365 है। उसके अलावा इसके जो भी टॉपिक्स हैं तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको जितने भी इश्यूज थे पूरे जो साल में जितने भी इश्यूज थे, चाहे रिलेटेड टू इकोनॉमिक, जो भी जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमिटीज है, या फिर इम्पोर्टेंट लॉज है, सेंटर स्टेट रिलेशंस है, इम्पोर्टेंट लेजिस्लेचर या बिल्स आए हैं, वो सारे टोटल 8 पॉइंट्स है इसमें। तो टोटल 8 सेगमेंट्स है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई टू डू वन थिंग, 4 सेगमेंट जो है या 4 सेक्शन जो है एक में कवर कर लेते हैं और जो 4 बचे हुए सेक्शन है वो एक में कवर कर लेंगे, जिससे कि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा वीडियो के लिए। उसके अलावा आई विल डू वन थिंग कि हाफ एन आवर का एक इसमें, या जो भी एक टॉपिक जो है वन सेक्शन 1 2 3 4 ये ना एक ही वीडियो में कवर करूँ, तो जिससे कि ना इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप डबल की स्पीड में देख सकते हो, क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि ये हम कैसे कवर करें। तो दिस इज द अप्रोच विच आई वाज डूइंग लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आल्सो आई एम फॉलोइंग द सेम थिंग। तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प। बाकी जितने भी ये जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आर्टिकल्स PT 365 में डिस्क्राइब हुए हैं, जितने भी इसमें मैगजीन में, तो वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये जो है लेटेस्ट आपको PT 365 अगर आप रिलीजियसली करोगे तो इससे रिलेटेड, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी कभी नहीं देता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे वो आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। गिव मी अ मिनट। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जितने भी इस टॉपिक में जो ये है इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हैं या जो भी चेंजेस हुए हैं, जो बिल्स आए हैं, वो ज्यादातर डिस्कस किए गए हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। मेनली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो कोटा था वो दिया गया है। तो ये आई थिंक आपको बहुत अच्छे से न्यूज में आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि कई दिन तक आर्टिकल आए हैं इसके ऊपर न्यूज़पेपर में, द हिंदू में भी, इकोनॉमिक टाइम्स में भी और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा। व्हाई इट वाज इन न्यूज? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जो एक बेंच थी उन्होंने बोला 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट एक्ट था वो 10% कोटा देता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को इन द एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है, अब ये न्यूज क्यों बनी? मेनली because EWS reservation was granted based on the recommendations of सीनो कमीशन। सीनो कमीशन ने ये जो है रिकमेंडेशन दी थी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक जो है आपको एक सेगमेंट बनाना चाहिए और 10% का रिजर्वेशन हो उसमें। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, जिसमें कि प्रोवाइड किया गया रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जिसमें कि नॉन ओबीसी एंड नॉन SC ST कैंडिडेट्स जो हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, बैकवर्ड हैं इकोनॉमिकली, उनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसमें कि
आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 में इनेबल किया गया सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब ये अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू डिसाइड वेदर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन टू स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 15 आपने देखा होगा अमेंड किया गया है इसमें, जिसमें कि एडिशनली परमिट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द advancement of economic weaker section up to 10% of seats may be reserved from such section, यानी कि 10% का जो भी सीट्स थी उसको रिजर्व किया जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए, एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो भी एडमिशन होंगे। और ये जो होगा एप्लीकेबल होगा माइनॉरिटी जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे मदरसा वगैरह में, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट किया गया टू परमिट गवर्नमेंट टू रिजर्व अप टू 10% ऑफ ऑल पोस्ट फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन। इसमें एम्प्लॉयमेंट में जो है 10% का जो है कोटा दिया गया है ईडब्ल्यूएस को। और एक चीज और थी, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एडिशनली एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके साथ साथ दिया गया है। तो बहुत सारे जो भी कुछ लोगों ने रिट डाली कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज 27% जो है ओबीसी को दिया गया है, 21% एससी एसटीज को है और उसके बाद ये 10% ये आ जाएगा, तो फिर ये 60% के अराउंड आ जाएगा। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं है, उस चीज को लेके ये जो है मुद्दा चल रहा था। अब आता है अ पर्सन नॉट कवर्ड अंडर रिजर्वेशन, जो कि एससी एसटी और ओबीसी जो, क्योंकि उनको एक अलग रिजर्वेशन दिया गया है, तो उनको छोड़ के जो भी अदर जो भी कैटेगरीज हैं उनको जिनकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम है वो इसको जो है अवेल कर सकते हैं इस कोटा को। एंड ऑल्सो एक्सक्लूडेड वेदर दोज हु हैव 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जिनके पास जो जमीन है 5 एकड़ से ज्यादा की, वो एग्जम्प्टेड है इस कोटा से। उसके अलावा रेजिडेंशियल फ्लैट हो किसी का 100 स्क्वायर फीट का, वो भी एग्जम्प्टेड है इसमें से। एंड रेजिडेंशियल प्लॉट हो किसी का 100 स्क्वायर यार्ड का या उससे ज्यादा का, सो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में या फिर 200 स्क्वायर यार्ड का जो हो शहरों में जो जिनके पास प्लॉट है, तो वो ये जो है रिजर्वेशन को अवेल नहीं कर सकते हैं। अब आती है एक वर्डिक्ट की बारी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सो की पॉइंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 जो कि रिट डाली गई थी जिसकी वजह से न्यूज में भी था। रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अबव alone did not violate basic structure of constitution, कि ये जो है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो भी डीम्ड सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी, एक अलग कैटेगरी है जो कि एक्सक्लूड करती है एससी एसटी एसईबीसी was a part of reasonable classification and necessary to avoid double benefits, क्योंकि ये एससी एसटी एंड ओबीसी को उससे एक्सक्लूड कर दिया गया है तो उनको डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा या तो मिलेगा उनको, तो इसीलिए उसका वायलेशन नहीं कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके अलावा जो भी रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है कांट बी रूल्ड आउट टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेयर एजुकेशन इज इम्पार्टेड, जो कि एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि अपने किसी भी गवर्नमेंट से कोई एड वगैरह नहीं लेते तो उनपे एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है कई बार। तो 50% रूल formulated in Indira Sahani judgment in 1992 has not been held to be inflexible and inviolable for all times to come further. It happens applied only to SC ST OBC communities and not to the general category, क्योंकि SC ST OBC का जो कैटेगरी था वो 50% के इसमें आ गया। उसके अलावा जो ये EWS है ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही दिया जा रहा है जो कि वायलेशन नहीं है 50% वाला जो बैंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं जो है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 क्या है, तो लेट्स डिस्कस इट। अब आर्टिकल 15 की बात करते हैं क्योंकि ये जो है आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ रहे हैं, तो आर्टिकल अमेंडमेंट हुआ 103, तो ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि 103 वा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो किस चीज से रिलेटेड है, तो वो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है और 2019 में आया है ये।
उसके अलावा जो भी रिट वगैरह डली तो उसकी वजह से ये न्यूज में था। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 बात करता है, इट एनेबल्स टू गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर देन द ऑलरेडी मेंशन्ड आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड सब क्लॉज 5 में जो भी मेंशन है उनको छोड़ के, or this relates to their admission to the educational institutions, and article 15 subclause 4 and subclause 5 related to the socially and economically backward classes of SC ST and OBCs है। तो ये जो आर्टिकल 15 सबक्लॉज 4 एंड 5 है ये तो SC ST OBC से रिलेटेड है, और जो आर्टिकल सबक्लॉज 6 है ये जो है EWS से रिलेटेड है। तो इस दोनों में जो भी आर्टिकल जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड 5 को एग्जाम्प्ट करके एक आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 बनाया गया जिसमें कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया जाएगा एडमिशन में। अब जब हमें एडमिशन मिल गया तो फिर हमें नौकरी भी चाहिए, तो जो ऐसे याद रखना कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 जो है वो नौकरी के लिए है, मतलब जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन होगा वो मिलेगा इसमें। अब आती हैं कुछ चीजें, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। अब ये है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, हाउस होल्ड विद एन एनुअल इनकम ऑफ 8 लाख और अबव। 8 लाख से ऊपर की जितनी कोई भी फैमिली है जिनकी 8 लाख से इनकम ज्यादा है वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। इन टर्म्स ऑफ क्रीमी लेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सतानाथन कमीशन इन 1971। बिकॉज ऐसा तो आपको नहीं होगा ना, क्योंकि एक बहुत अच्छी फैमिली से भी हो तब भी आप रिजर्वेशन का फायदा लो, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया गया। अदर कंडीशंस फॉर रिजर्वेशन लेड डाउन इन इंदिरा साहनी केस, रिजर्वेशन टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जिसमें कि 50% का कैप है, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। एंड देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशन, और प्रमोशन में ना रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये था टॉपिक 1। अब हम टॉपिक 2 कवर करते हैं, जो कि टॉपिक 1 12 मिनट में कवर हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगी टॉपिक 1 के जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो एक ही वीडियो में हम कवर कर लें, तो ये जो है इजी होगा डिस्कशन करने के लिए और आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी। अब ओबीसी का जो आपने देखा होगा कि ओबीसी रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट बैकवर्ड जो भी बैकग्राउंड था हम उसको बाद में देखेंगे और उसके अमेंडमेंट से पहले हम बात करते हैं न्यूज में क्यों था। यूनियन कैबिनेट गेव द 14th एक्सटेंशन टू द Justice Rohini Commission set up to examine issue related to the sub-categorization of OBC to submit their report by July 31st, 2013। तो यूनियन कैबिनेट ने जो है 14th एक्सटेंशन दिया है जस्टिस रोहिणी कमीशन को कि ये जो है सब कैटेगराइजेशन जो हो रहा है उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाए 31st ऑफ जुलाई 2023 तक। अब आती है कि ये जब फॉर्म हुआ, कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 2017 अंडर आर्टिकल 340, और आर्टिकल 340 जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ एसईबीसी। तो एसईबीसी का जो भी कमीशन अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रेसिडेंट को पावर देता है ये आर्टिकल कि एक कमीशन बिठाया जाए जो भी जांच हो सकती है उसको, जो भी अगर कुछ भी लूप होल है उसको एग्जामिन किया जाए। In 2015, NCBC had proposed the OBCs be divided into following 3 categories and external backward classes EBC group A, एंड उसके अलावा इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि भाई दो में डिवाइड कर दो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि ओबीसी में भी सारे ही लोग बैकवर्ड हैं या इकोनॉमिकली इतने ज्यादा प्रॉस्पर नहीं है। तो इसके लिए इस कमीशन ने भी जो है एनसीबीसी हैज प्रपोज्ड दैट डिवाइड ओबीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, जिसमें कि ईबीसी ग्रुप ए एंड एमबीसी ग्रुप बी। अब ईबीसी क्या, ईबीसी ग्रुप ए क्या है, फेशियली फेसिंग सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इवन विद इन द ओबीसी, क्योंकि इसमें क्या है कि ओबीसी की कुछ कास्ट ऐसी है जो कि प्रॉस्पर हैं लेकिन उनको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया, और कुछ कास्ट ऐसी है कि ओबीसी में होने के बाद भी उनका मतलब यह है कि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज है कि जो उनको रिजर्वेशन मिला गया उसका भी ठीक से फायदा उठा सके। बिकॉज हर जो भी पोस्ट होती है चाहे और या फिर एडमिशन हो, आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि ओबीसी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे, कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्लिगेट
aboriginal tribes, nomads हैं जिसमें semi nomadic tribes है, who have been carrying on their traditional occupation, जो कि traditional occupation को carry कर रहे हैं, but वो क्या है कि ना तो educationally eligible हो रहे हैं कुछ post वगैरह के लिए या फिर admission के लिए। तो एक तो वो लोग हो गए जिसमें कि EBC ग्रुप ए आ गया, extremely backward। दूसरे आ गए more backward classes, इसमें आता है consist of vocational group carrying on their ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, जिसमें कि अपने ऑक्यूपेशन को कैरी कर रहे हैं। और तीसरे आते हैं जो थर्ड आया बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें कि बीसी जो बीसी ग्रुप है वो तीसरा, एंड कंपैरिजन कंप्राइजिंग ऑफ दोज कंपैरेटिवली मोर फॉरवर्ड, यानी कि वो फायदा भी उठा रहे हैं, एजुकेशन वगैरह भी वो कर रहे हैं बीसी में। तो इसमें ये कैटेगराइजेशन किया गया जिससे कि रिजर्वेशन को उसी के हिसाब से दिया जा सके। अब बात आती है एनसीबीसी, एक रिपोर्ट देता है एनसीबीसी, अकॉर्डिंग टू एनसीबीसी 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी एंड कर्नाटका, हरियाणा, ये सारे जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं हैव सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी फ्रॉम रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन। जितने भी स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इन्होंने सब कैटेगराइजेशन कर रखा है इन सारे स्टेट्स ने। तो ये जो कमीशन है बोल रहा है कि भाई सेंटर में भी यही चीजें फॉलो करो तो शायद रिजर्वेशन एक सही सेगमेंट को मिल सके और उनका जो भी अपलिफ्टमेंट हो सके। अब ये जो रिजर्वेशन का बैकग्राउंड था, रिजर्वेशन ये वाली चीजें हम थोड़ा बाद में करते हैं, पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है। सो अब इसका बैकग्राउंड था, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन जो क्लासेस कमीशन फॉर्म हुआ था 1953 में अंडर काका केलकर कमेटी, एंड दैट इज काका केलकर 1953 में आया। उसके बाद आता है 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आया, जो कि एमपी मंडल ने जो है इसको एमपी मंडल के अंदर आया था। उसके बाद आता 1992 जिसमें कि 27% रिजर्वेशन दिया गया अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर वाले आर्टिकल में बताया, मतलब ऊपर वाले सेगमेंट में भी बताया है। अब 1992 में ही आया एक क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट, द क्रीमी लेयर क्राइटेरिया इन्वोक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी जजमेंट केस, एंड 1992 में ही आया ये भी, तो इसका कैटेगराइजेशन किया गया। अब एक चीज और आती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या इसको बाद में बनाया गया। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको मालूम होगा कि एनसीबीसी जो है पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 आर्टिकल 338 बी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सो आर्टिकल 338 बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 के तहत ये जो है एनसीबीसी को एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर किया गया। एनसीबीसी वाज सेट अप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1993 and consist of a chairperson, vice chairperson and 3 other members. इसमें मेनली होंगे एक तो चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर। तो ये जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो जो भी एक वो वारंट या आप कह सकते हैं नोटिस जारी किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, वो ही अपॉइंट कर सकते हैं। तो इनका टेन्योर होता है, देयर कंडीशन ऑफ सर्विस and tenure of office has been notified by the Ministry of Social Justice and Empowerment. तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये क्वेश्चन आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि किसके अंडर इनका जो भी टेन्योर वगैरह है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर इनका जो भी कार्यकाल है वो डिक्लेयर किया, मतलब घोषित किया जाता है और उसको उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जा सकता है। अब आती है एग्जामिन एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स। अब 27% का जो भी बेनिफिट है ओबीसी को दिया गया है, रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन अमंग कास्ट और कम्युनिटीज विद रेफरेंस टू द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। तो सेंट्रल ओबीसी की जो लिस्ट है उसके हिसाब से दिया जाता है। मैंडेट ऑफ जस्टिस रोहिणी कमीशन, अभी एक मैंडेट आया जस्टिस रोहिणी कमीशन की तरफ से, उन्होंने बोला कि वर्कआउट द mechanism, criteria, norms and parameters in a scientific approach for subcategorization of OBC। तो ये सब कैटेगराइजेशन OBC है उसको फॉलो करके और ये रिजर्वेशन दिया जाएगा।
अब ये टॉपिक को खत्म करते हैं, जो नीचे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन लीगल बॉडीज। अब ये जो रिजर्वेशन दिया जाता है लीगल बॉडीज को, हाई कोर्ट डायरेक्टेड द यूपी गवर्नमेंट टू नोटिफाई इलेक्शंस इमीडिएटली विदाउट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। तो हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी था कि क्योंकि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और रिजर्वेशन दिया गया है, तो आप बिना जो है रिजर्वेशन के ओबीसी के ये जो है इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवा सकते हो। तो द डायरेक्शन इज गाइडेड बाय द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 243U of constitution which mandate that election to constitute a municipality shall be completed before expiry of its duration। तो उस ड्यूरेशन से पहले इस इलेक्शन को कमीशन किया जा सकता है। अब हाई कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट हेल्ड दैट अंटिल ट्रिपल टेस्ट कंडीशन, यानी कि ट्रिपल टेस्ट कंडीशन में एज मैंडेट बाय सुप्रीम कोर्ट इन के कृष्णन मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 में फुलफिल किया गया था। नो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास शैल बी प्रोवाइडेड इन यूएलबी पोल्स, यानी कि जितने भी आप कह सकते हो कि म्यूनिसिपैलिटीज लेवल पे है शायद ये, तो म्यूनिसिपैलिटीज लेवल पे जो भी कोई रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। नो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड इन यूएलबी स्कूल्स। अब बात आती है ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया क्या है। ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया सेटअप डिसाइडेड कमीशन, एक कमीशन डिसाइड किया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट टू गैदर डेटा ऑन बैकवर्डनेस ऑफ द ओबीसीज इन एवरी लोकल बॉडी। तो हर लोकल बॉडी में जो भी बैकवर्डनेस प्रेजेंट है कि भाई किस लेवल पे है, वो एजुकेशन के लेवल पे है, मनी या उनकी प्रॉस्पेरिटी लिविंग स्टैंडर्ड के, तो एक कमीशन बिठाया जाएगा और वही उसी के थ्रू जो भी स्टेट गवर्नमेंट इसको चेकआउट करेगी। स्पेसिफाई प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन ईच लोकल बॉडीज इन लाइट ऑफ commission recommendations and ensuring that such reservation doesn't exist 50% of the total seats reserved for SC, ST and OBCs together। तो स्पेसिफाई प्रोपोर्शन है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी कैटेगरी को। एंड इन केस यूनियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी इज नॉट इन ए पोजीशन टू फुलफिल ट्रिपल टेस्ट requirement, election to any of its local bodies can't be postponed beyond statutory period। तो एक statutory period है, उसको एक्सटेंड करके अगर ये ट्रिपल टेस्ट नहीं फॉलो करती या रिक्वायर नहीं होता, उसको पास नहीं करते, तो ये उसकी वजह से इसको जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन फॉर SC, STs in local bodies as per their population, state government are allowed to make decisions on reservation for OBC। तो यहाँ पे SC, STs को तो जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जाना है, बट उसके अलावा जो भी OBC का जो रिजर्वेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये जो थे 2 टॉपिक्स थे, जो भी सब टॉपिक थे। अब आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हैं। Everyone, so this is the part 2 for PT 365 Polity and Governance। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें 1.1, 1.2 कवर कर लिया है टॉपिक, एंड 1.3 इसमें कवर करके आई विल ट्राई टू कंबाइन द होल वीडियो। जितनी भी सारी वीडियोस होंगी उसको एक PT 365 की जो एक कंप्लीट वीडियो, जनरली जो हमारी लैंग्वेज में उसको पापा वीडियो भी बोलते हैं, तो आई विल ट्राई टू अपलोड दैट। ठीक है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि जो लॉ है वो सब जगह एक समान यूज किया जाए। बट जो न्यूज में है, क्योंकि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए चाहे पर्सनल लॉज हो या फिर आपने मैरिज के लिए, हिंदू मैरिजेस के लिए अलग लॉ बने हुए हैं, मुस्लिम मैरिज के लिए, क्रिश्चियन, ब्राह्मण, जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड पर्शियन या सिख, ईसाई, इन सब के लिए अलग अलग लॉज बने हुए हैं, इंडिया में उनको फॉलो किया जाता है। अब रिसेंटली अगर हम बात करते हैं, प्राइवेट बिल टाइटल UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, यानी कि 2020 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल। लेकिन अब आगे की बात करते हैं कि एक्चुअली में इसकी जो भी प्रोग्रेस है वो क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड रेफर्स टू सेम सेट ऑफ सिविल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन, यानी कि सबको वो लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। अब इंडिया में तो अलग अलग है, बिकॉज इंडिया में चाहे मैरिज के लिए हो, डिवोर्स के लिए हो, कस्टडी के लिए हो, अडॉप्शन के लिए,
या फिर इनहेरिटेंस के लिए, इन सारे लॉज के लिए अलग अलग लॉज वगैरह फॉलो होते थे इन सारे मैटर्स के लिए। बट अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो इन सारे मैटर्स के लिए जो है सेम लॉ फॉलो करना पड़ेगा सभी को, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब बात आती है कि इसमें प्रोविजन जितने भी हैं, सो प्रोविजन इन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आता है आर्टिकल 44 के अंदर अंतर्गत, जिसमें कि डीपीएसपी की जो भी पॉलिसीज है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स अंडर आर्टिकल 44 which shows that यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे जो एक चीज आती है कि which comes under नॉन जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप उसके जो भी लॉज होंगे उसको लेके कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते या फिर आप उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं डाल सकते। ऑल्सो पर्सनल लॉज की बात आती है, कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट, यानी कि आपने देखा होगा कि 3 लिस्ट होती हैं, एक तो सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट आती है और एक आती है कंकरेंट लिस्ट। तो 3 तरह की लिस्ट होती हैं जो कि आपने जब आपने पॉलिटी के दूसरे चैप्टर्स पढ़े होंगे तो ये 3 तरह की लिस्ट आती है। अब ये जो आता है वो तीसरी वाली कैटेगरी में आता है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें कि स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात आती है करंट जो स्टेटस है, करंट स्टेटस ऑफ पर्सनल लॉज इन इंडिया, जो कि अलग अलग है। अब बात करेंगे डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटीज गवर्न्ड बाय सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ, यानी कि जो भी सिस्टम चल रहा है, जैसे मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है, या हिंदू पर्सनल लॉ इज कोडिफाइड इन 4 बिल, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड हिंदू अडॉप्शन एक्ट या मेंटेनेंस एक्ट। तो ये चारों उसके अंडर आ रहे हैं। दूसरी चीज है इन टर्म्स ऑफ हिंदू आल्सो इंक्लूड सिख, जैन्स एंड बुद्धिज्म। तो ये जो 4 अदर जो रिलीजन है वो भी हिंदू मैरिज एक्ट वाला ही जो भी लॉज हैं उनको फॉलो करते हैं। बात करते हैं सर्टेनली एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉज आर एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया इज एक्ट सच एज शरीयत लॉ, यानी कि बिकॉज मुस्लिम्स में जो भी लॉज वगैरह होते हैं और उनकी जो शादियां होती है उसको शरीयत एप्लीकेशन एक्ट या फिर शरीयत लॉ कहा जाता है, जिसमें कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट उसी के अंतर्गत आता है। देयर आर सम सेक्युलर लॉज एज वेल, उसमें आता है स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें कि इंटर रिलीजन जितनी भी मैरिजेस हैं वो आएंगी। गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, उसमें आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ गार्जियन, वो दिया गया है। गोवा की अगर बात करते हैं, गोवा इज एट प्रेजेंट ओनली स्टेट इन जिसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो कि आपको याद रखना है। उसके अलावा पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 कंटिन्यूज टू बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इंडियन एनेक्सेशन द टेरिटरी इन 1961, बिकॉज जो गोवा को कैप्चर किया गया था उसके बाद, एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और एथनिसिटी ऑफ कम्युनिटी। हाउएवर पोर्टुगीज कोड इज नॉट कंप्लीटली अ यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है पर्टिकुलरली कोड नहीं है ये। अब यहाँ पे आता है प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो 1980 में जो ऑन द बेसिस ऑफ लेक्स लॉसी रिपोर्ट, एंड लेक्स लॉ की रिपोर्ट कह सकते हो आप इसको, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ये जो लॉज या फिर आप कह सकते हो यूनिफॉर्म लॉज एस्टेब्लिश किया था फॉर क्राइम्स एंड एविडेंसेस एंड कंट्रोल। बट पर्सनल लॉ के लिए हिंदूज मुस्लिम्स के लिए कोई ऐसा लेफ्ट राइट वाला कुछ इस टाइप का कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, इसीलिए आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई नहीं है इंडिया में, एंड अभी इसको अप्लाई करने की मांग की जा रही है, बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिशर्स भी सोचते थे कि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, और शायद यही रीजन रहा होगा। 1941 की बात करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म्ड बी.एन. राव कमेटी जो कि कोडिफाई करता है कोडिफाइड लॉ हिंदू लॉज एंड गिव वुमेन इक्वल राइट्स। तो हिंदू 1941 में जो हिंदू एक्ट आया, हिंदू लॉ आया था, उसने फीमेल को इक्वल राइट्स दिए थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं आफ्टर 1947, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सब कमेटी एंड फंडामेंटल राइट्स हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सब आप जानते ही हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब कमेटीज हैं या फंडामेंटल राइट्स वगैरह के लिए, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हेड कर रहे थे, एंड ही हैज डिसाइडेड दैट
सिक्योरिंग यूसीसी वाज नॉट विद इन स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट्स के जो है टेरिटरी में नहीं आना चाहिए, ये उन्होंने डिसाइड किया। स्पेशल मैरिज एक्ट की अगर बात करते हैं 1954 प्रोवाइड्स अ फॉर्म ऑफ सिविल मैरिज टू एनी सिटीजन इन रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, यानी कि इसके अंतर्गत कोई भी मैरिज का जो भी कोई भी रिलीजन हो उसकी जो भी मैरिजेस होंगी इसके अंतर्गत आ सकती है, दैट इज एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। 1955 टू 56 में आता है फोर हिंदू कोड आई, जो कि अभी मेंशन किए गए हैं, मैंने जो अभी किया था। सो फोर बिल पास्ड, एंड उसके बाद आता है वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एडवोकेटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि इंडिया में अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, यानी कि एक ही लॉ सारे सब पे फॉलो होंगे। जैसे ट्रिपल तलाक के लिए इतना ज्यादा बहुत ही प्रॉब्लम हुई और फीमेल्स को काफी ज्यादा चीजें झेलनी पड़ती हैं, तो उसके हिसाब से अगर इक्वल ही लॉज होंगे सबके लिए, तो ये एक आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर लॉ जो बनेगा सबके लिए, सब उसको फॉलो करेंगे और एक पैरिटी बनी रहेगी इन द इंडियन सिटीजन एंड दिस कॉन्टिनेंट। सो शायरा बानो 1985 का जो केस है काफी फेमस केस है, उसमें आपने देखा भी हो, पार्लियामेंट शुड आउटलाइन द contours of a common civil code, and it is an instrument that facilitates national harmony and equality before law, because law के सामने सब समान है और एक नेशनल हार्मोनी भी बनाए रखनी है, तो उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आपने ये भी देखो इम्पॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूसीसी, यानी कि एक सायरा बानो का केस था, सॉरी शाह बानो का केस था 1985 का। दूसरा है जॉर्डन Diange versus SS Chopra 1985, need for framing uniform code for marriage and divorce was raised by the court, तो ये जो है रेज किया गया था। और दूसरा था सरला मुगल केस 1995, reiterated the need for parliament to frame a UCC which would help cause of national integrity and by removing illogical contradictions, यानी कि क्योंकि आपने देखा होगा कि मुस्लिम की मैरिजेस में मोर देन वन मैरिज इज अलाउड, बट इन हिंदू इट इज नॉट अलाउड। तो एक पैरिटी बनाने के लिए या फिर एक एकता रखने के लिए सारे जो भी लॉज वगैरह को, उसको देखते हुए इसके मद्देनजर नेशनल इंटीग्रिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए कहा जाता है कि ये इम्पोर्टेंट। अब ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हेट स्पीच, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। वो इसलिए भी कि आप कुछ भी ऐसा लिखते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, जो कि जो है डिफेम करे या फिर प्रवोक करे लोगों को, तो ये हेट स्पीच का जो भी आपने मैटर बहुत ज्यादा सुना होगा, बहुत सारे रिपोर्टर्स, बहुत सारे जो भी सिटीजन्स हैं उनको डिटेन किया गया है इसकी वजह से। So let's discuss why it is in news. And NCRB report about 500% rise in case under the hate speech law in 7 years. बात सिंपल सी है कि पिछले 7 सालों में जो भी हेट स्पीच के जो भी केसेस थे रिपोर्ट हुए हैं, वो 500% से ज्यादा, यानी कि 5 गुना, पहले 7 साल से पहले जो केसेस होते थे वो 5 गुना ज्यादा बढ़ गए, मतलब 500%। तो अब ये आता है कि ये क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात, और इसका मतलब हेट स्पीच होती क्या है, कहाँ पे डिफाइन किया गया है इसको। हेट स्पीच कहीं पे एज सच डिफाइन नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइन इन एनी लॉ। ये सिर्फ एक तरीके से कह सकते हो कि आप महसूस कर रहे हो, कोई पर्सन है वो महसूस कर रहा है। हाउएवर द हेट स्पीच जनरली incitement to hatred primarily against a group of person or dealt with IPC section like 153A to 95A, तो इन सब चीजों में डिफाइन करके और हेट स्पीच बता दिया जाता है कि भाई ये हेट स्पीच है। हेट स्पीच कैन बी कन्वेड थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग इमेज हो चाहे कार्टून, क्योंकि आजकल मीम बहुत बन रहे हैं। सोशल मीडिया में लोग इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि आधा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना ज्यादा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है कि कुछ समझ ही नहीं आता।
पता नहीं कहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आधे पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ बन रहे हैं और आधी इन्फॉर्मेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पता कुछ होगा नहीं और बोलने लग जाते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। एटलीस्ट जब भी ये मीम या कुछ भी बन रहा है, एटलीस्ट आप पहले सोचो उस न्यूज के या उस मीम के बारे में कि वो फॉरवर्ड करने से पहले कि वो सही है भी या नहीं। नहीं, लेकिन लोगों को फॉरवर्ड करनी होती है। तो वही चीज है कि कार्टून, मीम्स, ऑब्जेक्ट, जेस्चर्स या सिंबल आपने कोई दिया हो एंड इट कैन बी डिसेमिनेटेड ऑफलाइन और ऑनलाइन, किसी भी तरह से आपने इस तरीके की कोई भी चीज करी हो, वो हेट स्पीच के अंडर आती है। अब लेजिस्लेशंस अराउंड हेट स्पीच, मेनली सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 19 पढ़ा होगा कि जिसमें आप अपनी अभिव्यक्ति मतलब अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो बाई लाइक आप बोल सकते हो, कोई चीज को अपने प्रेजेंट कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, बट ऑल गिवन सिटीजन दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये जो है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है ये राइट्स, क्योंकि आपको आर्टिकल 19 दिया गया, बट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 बोलता है कि देर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो कि पब्लिक ऑर्डर को ना बिगाड़े एंड डिसेंसी मेंटेन करनी है, मोरलिटी भी मेंटेन करनी है। अगर ये सब बिगड़ता है तो फिर ये जो है आपके ऊपर हेट स्पीच लग सकते हैं। अब इंडियन पीनल कोड की बात करें 1860 की, सेक्शन लाइक 153A, 153B, 298A, 298 जितने भी ये सारे जो भी सेक्शंस है, इसमें से आईपीसी 8060 डील करता है विद स्पीच और वर्ड्स दैट कुड क्रिएट मिस चीफ, या फिर आपने किसी के लिए बहुत ही खराब इमेज बनाई हो, आउटरेज रिलीजियस बिलीफ्स और कॉज इम्प्यूटेशंस टू नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि आप जितना भी सौहार्द कहते हैं, जैसे कि सौहार्द बिगाड़ने के लिए अगर आप ऐसा भी कोई काम करते हो तो आईपीसी 1860 के अंतर्गत ये जो सेक्शंस है 53A, 53B एंड 298A, इसके अंतर्गत आपको डिटेन किया जाता है। आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करते हैं, इसमें सेक्शन 8 जो है डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम contesting elections if he is convicted for indulging in act amounting to illegitimate use of freedom of speech and expression। अगर इस तरीके की आप कोई भी बात करते हो, कुछ इस टाइप की हरकत करते हो कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन का वायलेशन करते हो, तो आपको मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन 123 सब क्लॉज 3A एंड सेक्शन 125 prohibits promotions of enmity on grounds of religious, race, code, community, or language in connection with elections as a corrupt electorate practice and prohibits it. Apart from this आता है section 7, penalizes incitement to an encouragement of untouchability through words either spoken or written। किसी भी तरीके की आप ये जो है फैलाने की कोशिश करते हो एंड बाय विजिबिलिटी और विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, उसके लिए भी आप डिटेन किए जा सकते हैं। दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1950। तो ये था हेट स्पीच। अब सेडिशन की बात करते हैं, इसको एक आप कह सकते हो कि एक काला कानून भी बोल सकते हैं। तो सेडिशन जो कि अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, बट अभी खत्म नहीं हो रहा है बिकॉज अंग्रेजों के जमाने से ये चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है। Why it was in news, Supreme Court has ordered that 152 years old sedition law under section 124A of IPC should be effectively kept in abeyance till union government reconsidered the provision। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेडिशन के बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका गवर्नमेंट भी फायदा उठा रही है, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका फायदा उठाते हैं जो कि पार में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि ये जो है जब तक ये वो कर देना चाहिए, मतलब आप कह सकते हो कि छुपाना चाहिए कि जब तक ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट इसको अच्छे से रिकंसीडर करके इसके प्रोविजन ना देख ले। अब सेडिशन लॉ होता क्या है? Indian Penal Code IPC defines sedition section 124A as an offense committed when any person by words or किसी भी तरह से अटेम्प्ट किया गया हो, हेट या कंटेम्प्ट किया गया हो, और जो भी इंटीग्रिटी है नेशन की या किसी पर्सन को उल्टा सीधा बोल दिया, उसको डिफेम किया गया, गवर्नमेंट को स्पेशली डिफेम गया उसकी वजह से। तो डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन
India by words either spoken or written, signs, visible representation or otherwise. बिकॉज अभी आपने रिसेंटली देखा होगा नेहा सिंह राठौर ने यूपी गवर्नमेंट के ऊपर एक यूपी में काबा करके एक सॉन्ग लिखा है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। तो ये भी एक तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है किसी तरीके से कि अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा और वहां पे बुलडोजर जो चल रहा था, जो भी मतलब विजिबिलिटी दिखाई गई उस वीडियो के थ्रू कि बुलडोजर चलता रहा और एक मदर और उसकी बेटी की डेथ हो गई वहां पे जलने की वजह से। तो दैट वाज वेरी वेरी कंसर्निंग एंड एवरीबडी वाज रेजिंग देयर वॉइस, so that girl also raised her voice। तो ये सारी चीजें जो है कि आपको बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो इट इज लाइक दैट। Sedition is a recognizable, non-bailable and non-compoundable offense। यानी कि इसमें ना तो लॉ जो बेल वगैरह कुछ नहीं मिलेगी आपको और आपको अपनी जो है पक्ष रखने का भी चांस नहीं मिलेगा। सो ये जो है काफी बुरा कह सकते हो कि बहुत ही बेकार लॉ है। अ पर्सन चेंज अंडर सेडिशन लॉ इज बार्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब, यानी कि उसको गवर्नमेंट जॉब से बाहर निकाला जा सकता है। दे हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ इन कोर्ट ऑल टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि उसको जो पासपोर्ट उससे ले लिया जाएगा और जब भी रिक्वायर्ड होगा उसको अपने आप को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होगा। उसके अलावा 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड टू रिपील सेडिशन सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी। तो ये जो है लॉ कमीशन ने इसको बोला गया कि इसको वापस ले लेना चाहिए, बिकॉज इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कोई भी फायदा उठा सकता है और ये जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है कि आप अपनी पक्ष को रख नहीं सकते। तो फिर कब तक ये मतलब अंग्रेजों ने तो अपने हिसाब से किया था ना, जैसे थॉमस मैकॉले ने जो है ड्राफ्टिंग सेडिशन लॉ ड्राफ्ट किया था उस टाइम पे कि वो जो सेडिशन लॉ इसलिए भी था कि जो क्रांतिकारी थे हमारे, वो अगर कुछ भी काम करते थे उनको सेडिशन लॉ लगा के और उनको अंदर करने की कोशिश की जाती थी। बट ये तो उस टाइम का था ना, अगर हम अपने ही लोगों को इस तरीके से करेंगे, क्योंकि अब तो दूसरा कोई जो है रूल नहीं कर रहा है, तो इंडियन सिटीजन है, इंडियन गवर्नमेंट है और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अगर आप कुछ बोल भी रहे हो तो उसको पहले चीजें सॉल्व करी जाती है, ये नहीं कि उसको सेडिशन लगा के और फिर प्रॉब्लम क्रिएट की जाए उसकी लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दिस 1860 की बात करें, सेडिशन वाज ओमिटेड व्हेन आईपीसी इनएक्टेड। उसके बाद आता है 1870 में सेक्शन 124 ए सेडिशन इंसर्टेड इन आईपीसी बाय एन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सर जेम्स स्टीफन, यानी कि जेम्स स्टीफन ने उसमें कुछ अमेंडमेंट किए, ये सेडिशन जो भी सेक्शन था 124 ए उसको ऐड करा गया, स्पेसिफिक सेक्शन जो भी थे उसको ऐड करके। उसके बाद 1891 में फर्स्ट केस रजिस्टर्ड व्हेन गजेंद्र चंद्र गजेंद्र चंद्र बोस, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर Bangobasi, was booked for publishing on article criticizing age of कंसेंट बिल। यानी कि उस टाइम पे क्या होता था कि ये सेडिशन लॉ इसलिए भी लाया गया कि कोई न्यूज़पेपर वाला अगर कुछ भी बोल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो उसलिए बोला जाता था कि वो उन लोगों ने लगाया था। बट अभी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट है, हम ही लोगों ने चुन के गवर्नमेंट भेजा है, और अगर आप यही सेडिशन लॉ अभी भी लगा रहे हो तो कितना प्रॉब्लमेटिक है ये। और जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अभी बहुत सारे रिपोर्टर्स के ऊपर भी लगा है ये, तो इसीलिए ये इन न्यूज में है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, एम के गांधी एंड मैनी अदर्स सफर्ड ये सफर्ड इम्प्रिजन, यानी कि इन सबको जेल इसी के अंतर्गत भेजा गया था। इंडियन लीडर्स एग्री टू ड्रॉप सेडिशन फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन लीडर्स ने जो एग्री हुए थे कि इसको ड्रॉप कर दिया जाए। सेक्शन is no longer part of Indian Constitution. However, Section 124A remains in IPC. यानी कि अब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, बट इंडियन गवर्नमेंट क्यों यूज कर रही है ये चीज किसी को समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली है। अब आती है नेहरू गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन फर्स्ट अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड पुट्स इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू फ्री स्पीच, यानी कि जो भी आप कुछ बोल रहे हो तो ये अमेंडमेंट किया गया था और उसके बाद ये जो है 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऐड किया गया था।
केदारनाथ वर्सेस केदारनाथ वर्डिक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपहोल्ड किया था द वैलिडिटी ऑफ सेडिशन लॉ, यानी कि अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इसको आप कह सकते हो कि वैलिडिटी दी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेड सेक्शन 124 ए कॉग्निजेबल ऑफेंस दैट ऑथोराइज पुलिस टू मेक अरेस्ट विदाउट अ वारंट। अब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उल्टा काम कर दिया कि यहाँ पे उन्होंने ये जो है बिना किसी आप कह सकते हो कि वारंट के अरेस्ट भी किया जा सकता है अगर सेडिशन लगा दिया। अब आप सोचो कि अगर आपने कोई काम नहीं किया, आपने कुछ बोल दिया, पुलिस आपको पकड़ने आ गई, आप वारंट भी नहीं मांग सकते उनसे। तो दिस इज सो इरिटेटिंग। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट करेगी पहले, बाकी फिर कोई और जागरूकता फैलाने वाला आएगा और उसमें फिर वही ये सारी चीजें चलती रहती हैं। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 सुप्रीम कोर्ट held that citizen have right to criticize or comment on government or its actions as long as he doesn't provoke violence। यानी कि यहाँ पे केदारनाथ वाले केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सिटीजन को ये राइट है कि वो बोल सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट अनटिल एंड अनलेस वो किसी वायलेशन को प्रोवोक ना कर रहा हो। अब आता है अल्वी पी अल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1982 का केस आता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है हेल्ड स्ट्रॉन्गर sloganeering or criticizing of parliament or judicial setup did not amount to sedition। यानी कि ये सारी चीजें जो है सेडिशन के अंडर नहीं आएंगी। अब आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने आर्टिकल 22 में पढ़ा होगा जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। तो इसको क्यों इस टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि आप किसी भी चीज को बचाने के लिए अगर किसी को नजरबंद कर रहे हो या किसी को अपनी हिरासत में ले रहे हो कि वहां पे वायलेंस ना फैले और किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे बात आती है कि न्यूज में क्यों था ये। अब सुप्रीम कोर्ट हैज ruled that preventive detention is to be used only in exceptional circumstances। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है भाई हर जगह पे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं लगा सकते, आपको कोई स्पेशल कंडीशन से सर्कमस्टेंसेस होंगी तभी आप इसको यूज कर सकते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन को। अब यहाँ पे बात आती है कि बहुत न्यूज में क्यों इतना ज्यादा आ रहा है ये। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है इज एन एक्सेप्शनल पावर ऑफ स्टेट विच अफेक्ट्स पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड हैज टू बी एम्प्लॉयड स्पैरेंटली। यानी कि इसको जो है यूज किया जा रहा है एंड ये पर्सनल लिबर्टी जो इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी है उसको भी जो है कहीं कहीं हैम्पर कर रहा है। तो कोर्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन। यानी कि लॉ ऑर्डर बिगड़ रहा हो या पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा हो उसके लिए जो है उसको डिस्टिंग्विश करना है, यानी कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन में अप्लाई इन द लेटर बट नेवर फॉर द फॉर्मर सिचुएशन। यानी कि लेटर सिचुएशन में आप कर सकते हो इसको यूज बट फॉर्मर सिचुएशन में नहीं करोगे आप। अब बात आती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या। इट इज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन और अ mere reasonable apprehension of him doing an एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। यानी कि कुछ भी सपोज करो कि आप एक पार्टी के लीडर हो, मतलब एक ग्रुप के लीडर हो और कुछ भी आप ऐसा बोलते हो तो वो एकदम से फॉलो करने लगते हैं। आपने सपोज करो कुछ बोल दिया किसी भी चीज के लिए, जैसे पीछे सिटीजन एनआरसी के लिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ तो वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे एनआरसी के लिए। अब उसमें से एक जो लीडर है अगर वो कुछ बोल देता है तो फिर वहां पे वायलेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम पे एक प्रिवेंटिव डिटेंशन की पॉलिसी लेके उन लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करते हैं हियर द पर्सन इज confined in custody without undergoing a trial। यानी कि कोई भी पर्सन है तो इसमें आई मीन ट्रायल के जो ट्रायल का प्रोसेस है उसको जाने बिना इसको कस्टडी में लिया जाता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 अंडर सब क्लॉज 1 एंड 22 सब क्लॉज 2।
इसके जो अंतर्गत आपने बात देखी होगी, there are protections are not available to a person arrested or detained under preventive detention law article 22 subclause 3, yani multiple laws such as code of criminal procedure, narcotics, drugs and psychotropic substances and ये जो भी unlawful activities preventive act permits preventive detention, यानी कि ये जितने भी सारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं ये जो है इस यानी कि इन सारे मैटर्स के लिए ये लॉज हैं और ये परमिट करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन पॉलिसी को यूज करने के लिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है कोड ऑफ इंडिया सीआरपीसी ऑफ इंडिया लॉज provide the preventive detention under section 151 according to section 151 of CRPC. Police are empowered to make preventive arrest if they believe that must to do so, यानी कि कहीं पे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है तो पुलिस को ये राइट दिया जाता है कि आपको वहां पे चीजें कंट्रोल में करनी होंगी और आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अगर, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स के जो भी सब ये आर्टिकल दिया गया है 22 में 1 2 3 4 और इसके सब क्लॉज दिए गए वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो है सेफ गार्ड भी प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन से, यानी कि आपको बिना इन्फॉर्म किए कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको ऐसे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। सो नो पर्सन कैन बी डिफाइंड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी कि किस ग्राउंड पे किस रीजन की वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है। और शैल बी डिनाइड राइट टू कंसल्ट, यानी कि उसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता, आप किसी लॉयर वगैरह से कंसल्ट नहीं कर सकते, यानी कि लीगल प्रैक्टिशनर से बात नहीं कर सकते। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 बात करते हैं एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, यानी कि अगर वो अरेस्ट कर लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में उसको प्रेजेंट करना होता है। नो पर्सन कैन बी डिटेन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट ने अगर अथॉरिटी नहीं दी है तो आप 24 घंटे के बाद उसको, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको प्रेजेंट करना होगा, उसके बाद आपको उसको कस्टडी में नहीं रख सकते। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 बात करता है above two clauses will not apply to a person who is detained or in accordance to law or providing for preventive detention, यानी कि जितने भी above two clauses will not apply in a person who detained, यानी कि दो क्लॉज जो है अप्लाई नहीं होंगे एक पर्सन पे who is detained in accordance to a law provided for preventive detention। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 4, नो पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ अनलेस अ एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म, यानी कि एडवाइजरी बोर्ड अगर कंफर्म नहीं करता तो आप किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा के उसको कस्टडी में नहीं रख सकते। उसके बाद आती है एक्सेप्शन आता है 22 सब क्लॉज 4 हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 22 सब क्लॉज 7 सब क्लॉज बी, यानी कि a person can be preventively detained for more than 3 months without opinion of an advisory based if parliament by law provides, यानी कि पार्लियामेंट्री लॉ अगर प्रोवाइड होता है तो फिर अलग से किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पर्सन को 3 महीने से ज्यादा भी डिटेन किया जा सकता है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सच डिटेंशन circumstances classes of person and classes of cases to which such as law may apply, यानी कि लॉ के हिसाब से ही उसको अप्लाई किया जाएगा। अब आता है ग्राउंड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इस वजह से स्टेट की सिक्योरिटी अगर कहीं पे स्टेट पे है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जा सकता है। पासिंग दिस फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी की वजह से या फॉरेन अफेयर की वजह से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से लगा सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड इसेंशियल सर्विसेज ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस सर्विसेज की वजह से या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी ये लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है 1.6.1, यानी कि जो भी इसी टॉपिक का सब टॉपिक है, 6th सब टॉपिक अनलॉफुल एक्टिविटीज, यानी कि प्रिवेंशन एक्ट।
ये क्यों है न्यूज में? क्योंकि सेंटर हैज डिक्लेयर्ड द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI an unlawful association under Unlawful Activities Prevention 19 UAPA 1967. अब UAPA 1967 बात करता है was enacted for effective prevention of certain unlawful activities of individual and associations. यानी कि किसी भी एसोसिएशन ने या किसी पर्सन ने अगर कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी की है, परफॉर्म की है, तो उसकी वजह से ये UAPA 1967 का एक्ट आया एंड इट डील्स विद terrorist activities and matter connected देयर विद इन। इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी होगी इसमें आएगी। एक्ट डिफाइन अनलॉफुल एक्टिविटीज जैसे कि आया एक्ट एनी टेकन बाय सच इंडिविजुअल और एसोसिएशन दैट लीड्स टू सिशन ऑफ अ पार्टी ऑफ टेररिस्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्वेश्चन सोवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड डिसरप्ट इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि किसी भी तरह की शांति भंग वगैरह कर रहे हो आप, तो यूएपीए के अंडर ये जो है एक्ट आया था। अब cases under UAPA are investigated by both state police and नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। यानी कि ये दोनों एजेंसी UAPA के अंडर ये जो है जांच कर सकती हैं। UAPA gave power to central government to impose all India based on associations। यानी कि जो भी ये सारी ऑल इंडिया बैंस ऑन एसोसिएशंस वगैरह को ये कंट्रोल किया जाता है। एक्ट हैड प्रोविजंस फॉर अ ट्रिब्यूनल टू रिव्यू, यानी कि इस जितने भी डिस्प्यूट है उसके लिए एक ट्रिब्यूनल वो करके बना के और उसके अंतर्गत इसको जो है उसकी जांच की जा सकती है। बोथ इंडियन नेशनल एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज्ड, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन को ही जो है उसकी जांच हो सकती है, बट इसमें फॉरेन नेशनल्स को भी जांच की जा सकती है। एक्ट होल्ड्स offenders accountable in same manner if crime is committed on foreign land outside India। यानी कि फॉरेन लैंड वगैरह में भी अगर होता है तब भी। UAPA was amended in 2004, 2008, 2012 and most recently जो है 2009 में इसको enact किया गया था, enhance the scope of the act। यानी कि इस एक्ट का जो है स्कोप इसको बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे बात आती है एक चीज और रह गई है लास्ट वाले टॉपिक में, इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी कि AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1954 में, ये तीनों आप एक बार पढ़ लेना ठीक से। 1954 में गेव अ ग्रीन फ्लैग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बिकॉज ऑफ presence of explicit provisions of Article 22 subclause 5 and Shiban Lal versus the state of Uttar Pradesh, Supreme Court stated that a courtroom is not even competent to inquire into reality as in case of the fact। यानी कि कोई भी इस तरीके का फैक्ट हो तो कोर्ट ही इतना ज्यादा मतलब कैपेबल नहीं है कि जितनी भी सारी जांच है उसको किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, although concept of preventive detention in itself is draconian, यानी कि जो भी ये है ड्रैकोनियन लॉ है इस केस में बोला गया, and infringe fundamental rights, sometimes it is necessary for state to take such extreme steps to maintain security of country। यानी कि कंट्री की सिक्योरिटी के लिए इसको जो है अथॉरिटी दी जा सकती है, ये आया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया, यानी कि इसके थ्रू जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू जो भी लॉज थे वो फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन 1950 में टू प्रिवेंट एंटी नेशनल एलिमेंट्स फ्रॉम कैरिंग आउट एक्ट्स फ्रॉम फॉर carrying out acts that are hostile to national security and defense, maintenance of the Internal Security Act MISA 1971 to 77 का ये जो है एक्ट है। अब इसमें क्या था, इनफेमस एक्सेसिव यूज ड्यूरिंग इमरजेंसी अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स या फिर ट्रेड यूनियंस एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स चैलेंजिंग गवर्नमेंट्स वगैरह के लिए भी था। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1778 में नीसा को रिमूव कर दिया गया।
अब आती है फॉरेन एक्सचेंज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी 1974 provided for preventive detention to maintain and improve foreign exchange। यानी कि आप पोर्ट एरिया में स्मगलिंग कर रहे हो तो अब हर कोई कंट्री तो नहीं आपको अलाउ करेगा ना कि जाके हमारी टेरिटरी में आप स्मगलिंग करो, तो ये उसके लिए है। टेरिटरी एंड डिसरप्शन एक्टिविटीज प्रिवेंशन टाडा। टाडा इज लाइक काफी जो है पॉलिटिशियंस के ऊपर लगा भी है टाडा। 1985 में पावरफुल एंड रेस्ट्रिक्शंस लॉज ड्राउन अप अंडर द System of Preventive Detention, Prevention of Terrorism Act कोटा 2002 presented as an act similar to टाडा। टाडा और कोटा दोनों ही काइंड ऑफ सिमिलर हैं और काफी स्ट्रिक्ट एक्ट माने जाते हैं। अब डिटेल्स आती है यूएपीए 2019 की, इसके स्पेसिफिकेशन और इसकी डिटेल है। पावर टू डेजिग्नेट टेररिस्ट। इसमें आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में designate an organization as terrorist organization if it is commits or participate in act of terrorism or prepare for terrorism or promote terrorism or otherwise it involves in terrorist activities. Act employs government to designate individual as terrorist और same grounds। इन्हीं सारी चीजों पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ये चारों चीजों को लेके किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है डिटेन किया जा सकता है। उसके अलावा किसी पर्सन को भी इन सारे ग्राउंड्स पे डिटेन किया जा सकता है या फिर टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। अप्रूवल फॉर सीजर of property by NIA, investigating officers is required to obtain prior approval of Director General of Police to seize property that may be connected with terrorism. Investigation by NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिया जाता है जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी। एंड इन्वेस्टिगेशन में बी कंडक्टेड बाय ऑफिसर्स ऑफ रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और उससे जो अबव जितनी भी पोस्ट है उसके लोगों को। एक्ट पार्स ऑफिसर्स ऑफ एनआईए ऑफ रैंक इंस्पेक्टर और अबव टू इन्वेस्टिगेट केसेस। अपार्ट फ्रॉम दिस कन्वेंशन की अगर बात करते हैं, शेड्यूल अंडर ओरिजिनल एक्ट लिस्ट 9 treaties including Convention for Suppression of Terrorist Bombing 1997 में, और उसके अलावा Convention Against Taking of Hostage 1979। अपार्ट फ्रॉम दिस यूएपीए एक्ट 2019 में ऐड किया गया इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 यहाँ पे लिस्ट किया गया है। तो ये जो था यूएपीए एक्ट 2019 था। होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी इसमें से भी। तो कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं 2019 में जो ये ऐड हुआ, तो ये भी याद रखना आपको यूएपीए का। तो इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं काफी हद तक। सो नेक्स्ट टॉपिक फोन टैपिंग के बारे में बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पढ़ाई करो अच्छे से एंड लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। Hey everyone, welcome to Mentometer by कल्पना सिंह and this is part 3। अभी तक मैं 2 जो है पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और ये थर्ड पार्ट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस PT 365 2023 का, जिसमें कि पूरे साल की जो है करंट अफेयर कवर हो रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस फोन टैपिंग। फोन टैपिंग के बारे में आपने मूवीज में भी देखा होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा, क्राइम पेट्रोल देखते हो आप, या फिर जो CID आता था वो सोनी पे, वो उसके बारे में तो फोन टैपिंग आपने सुना होगा। फोन टैपिंग एक्चुअली में न्यूज में क्यों आया? रिसेंटली एन IPS ऑफिसर was under probe for tapping the phone of political leader in 2019। यानी कि 2019 में एक IPS ऑफिसर ने फोन टैपिंग का जो मामला था वो फोन टैपिंग किया, और इसी की वजह से ये जो अभी बात उठी है तो ये न्यूज में है। सबसे पहले बात करते हैं फोन टैपिंग होती क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, फोन टैपिंग रेफर्स द monitoring of internet based communications and phones by a third party by secret means। यानी कि किसी भी, सपोज करो आप किसी से बात कर रहे हो और एक थर्ड पर्सन है जो कि बिना आपकी इजाजत के
फोन को टैप कर रहा है या फोन आपकी बातें मैसेजेस वगैरह सुन रहा है, दैट इज कॉल्ड फोन टैपिंग। इट्स नॉट ऑल अबाउट के कॉल पे ही हो, बट आपका जो भी व्हाट्सएप मैसेजेस हो या फिर नॉर्मल मैसेजेस हो वो सारा वो पढ़ रहा हो या देख पा रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड फोन टैपिंग। यानी कि वायरलेस मीन्स योर लाइन बगिंग या इंटरसेप्शन ऑफ द फोन। तो ये सारी चीजें आती है कि आपके स्क्रीन वगैरह को वो कैप्चर करे या कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू आपका जो डेटा है या आपका जो कॉन्वर्सेशन है उसको पढ़ सकें। जो सबसे पहले कमेंस हुआ था ये यूएसए में 1890s में आया था। और इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 की अगर बात करते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट राइट देता है फोन टैप करने के कुछ स्पेसिफिक एजेंसीज को या गवर्नमेंट एजेंसीज को, जिसमें से स्टेट्स, पुलिस हैव द पावर टू टैप योर फोन। एट सेंटर 10 एजेंसीज दी गई है ऑथोराइज 10 एजेंसी को अथॉरिटी दी गई है कि वो फोन टैप कर सकते हैं। सबसे पहले है सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो and Enforcement Directorate, Narcotics, Central Board of Director Taxes, Directorate of Revenue, Intelligence and National Investigation Agency, RAW, RNW, Director of Signal Intelligence and Delhi Police Commissioner। तो ये सारे लोग जो हैं आपके फोन को इजीली टैप कर सकते हैं, ये अथॉरिटी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद आता है टैपिंग बाय एनी अदर एजेंसीज वुड बी कंसीडर्ड इलीगल। यानी कि इन 10 जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट एजेंसीज, उनके अलावा अगर कोई फोन आपका टैप करता है किसी भी तरीके से या किसी भी रीजन से, तो वो इलीगल एक्टिविटी मानी जाएगी। अब बात आती है ऑर्डर शुड बी issued only by Secretary, Union Ministry of Home Affairs or his state counterpart in writing, only then can be tapping begins। यानी कि जो भी यूनियन मिनिस्ट्री होम अफेयर्स है उसने बोला आपको या सेक्रेटरी ने बोला है कि हाँ आप कर सकते हो, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन टैप द फोन। फिर भी एक्सेप्शनल केस में आता है कि एक्सेप्शनल केसेस में द ऑर्डर में बी इशूड बाय द लोअर अथॉरिटीज ऑल्सो। जैसे कि आपने मजिस्ट्रेट लेवल पे या कुछ इस टाइप से आपने बात करी है और शायद किसी से कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है और आपने उससे अथॉरिटी ली हो जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा हो, तो आप यहाँ पे वो चीज दिखाई गई है कि लोअर अथॉरिटीज भी ये कर सकते हैं या जो परमिशन दे सकते हैं। सच ऑर्डर्स हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू competent authority within a specific time period। यानी कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ये किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार अथॉरिटी मिल गई तो आप फोन टैप करने ही बैठ जाओगे। अब ये बात आती है फोन टैपिंग के लिए क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए। सबसे पहले सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दूसरी चीज है यानी कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश हित के लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, friendly relation with foreign states, and maintaining public order for preventing incitement to commission of an offense। यानी कि किसी भी तरह से आपके देश हित में जो भी चीजें हो उसको ध्यान में रख के अगर आप ये फोन टैपिंग करते हो तो इट इज लीगल। अब शेड्यूल 7 में आता है telephones along with other communication devices mentioned under entry 31st ऑफ यूनियन लिस्ट। यानी कि यूनियन लिस्ट में शेड्यूल 7 में दिया गया है टेलीफोन्स अलोंग विद अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, उसको यूज करना। बात आती है आर्टिकल 19 की, जिसमें आप बोलते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। इफ अ पर्सन इज टॉकिंग ऑन टेलीफोन, शी और ही इज exercising his or her right to freedom of speech and expression, thus telephone and tapping and would infringe Article 19 subclause 1 subclause A unless it comes within the restrictions on his rights set out in Article 19 subclause 2। यानी कि 19 आपको आजादी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आप बोल सकते हो अपनी जो भी एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी बोल दोगे फोन पे, क्योंकि एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी पुट करता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 आपके ऊपर। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू प्राइवेसी। टेलीफोन टैपिंग वुड इनफैक्ट
आर्टिकल 21 अनलेस इट इज परमिटेड अंडर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कोई भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, क्योंकि आर्टिकल 21 आपको जो राइट देता है राइट टू प्राइवेसी का। अगर कोई भी आपको फोन टैप करता है बिना किसी जानकारी और बिना किसी रीजन के, तो ये भी उससे पहले उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा जो लॉ के द्वारा उसको बनाया गया है। इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 बात करता है, इट रेगुलेट्स फोन टैपिंग, यानी कि फोन टैपिंग को रेगुलेट करता है कि ऐसे ही आपको कोई भी फोन टैप नहीं करेगा। राइट टू बी फॉरगॉटन, अब राइट टू बी फॉरगॉटन क्यों न्यूज में था? बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है रजिस्ट्री टू रिमूव डिटेल्स ऑफ अ कपल फ्रॉम सर्च इंजन एंड इंटरनेट, यानी कि किसी की सपोज करो कि कुछ भी प्राइवेट फोटोज या कुछ इस टाइप की डिटेल्स हैं जो कि इंटरनेट पे वायरल हो गई हैं और उसकी वजह से किसी भी पर्सन की या किसी भी कपल की जो प्राइवेसी है वो भंग हो रही है, तो उसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हायर कोर्ट में जा सकते हैं और उसके दैट इज इन द न्यूज। अब बात आती है अबाउट राइट टू बी फॉरगॉटन। RTBF is the right to have publicly अवेलेबल पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम द इंटरनेट सर्च डेटाबेस, या फिर वेबसाइट से उसको रिमूव करना जिससे कि लोग कुछ समय बाद उसको भूल जाएं, यानी कि एक ही चीज को बार बार लेके डिस्कशन ना किया जाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन। इसमें ऐसा नहीं होना कि एक बार सपोज किसी ने क्राइम किया और उसको सजा भी मिल गई, लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे ही वो चीजें वायरल हैं जिसकी वो सजा काट चुका है, तो ऐसा नहीं है ना कि सोशली भी उसको बार बार वहां पे एक्सप्लॉइट किया जाए या फिर उसको प्रताड़ना दी जाए कि भाई तुमने ये किया था, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो वाला सीन नहीं होना चाहिए। तो दैट्स व्हाट इट इज मेंशन हियर, राइट टू बी फॉरगॉटन। एंड सारी वेबसाइट, सारी चीजें, इंफॉर्मेशन वगैरह हटाए पब्लिक प्लेटफॉर्म से, पर्सनल इंफॉर्मेशन जितने भी हो, क्वेश्चंस, तो इट्स क्वेश्चन इज नो लॉन्गर नेसेसरी। RTBF ट्रेस इट्स ओरिजिन टू राइट टू ओबिवियन इन फ्रेंच जुरिस्प्रूडेंस। सो ये जो है राइट टू ओबिवियन इज फ्रेंच जूरिप्रोडियंस है, या फिर आप कह सकते हैं उससे इन्फ्लुएंस है जो कि फ्रेंच में चल रहा था। सो हाउएवर RTBF इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है कि आपने कुछ बोल दिया और ये होगा ही होगा। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टैट्यूटरी राइट इन यूरोपियन यूनियन अंडर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि ये जो है यूरोप में या यूरोपियन यूनियन में ये जो है जनरल प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आता है, बट इंडिया में इसको एक पर्टिकुलर एक्ट के RTBF एक्ट में या RTBF जो लॉ है उसमें आता है, उसमें इसको प्रोनाउंस किया जा रहा है। इट वॉज implicitly recognized as a right for the first time by European Union Directive on Data Protection in 1995, बिकॉज सबसे पहले ये यूरोपियन यूनियन में आया था 1995 में। आर्टिकल 17 ऑफ GDPR 2016 प्रोवाइड्स राइट टू erasure for RTBF which permits data subject to request a controller to delete personal data, आपका जो भी पर्सनल डेटा है उसको डिलीट करना। और इंडिया में अगर बात करें देयर इज नो लॉ दैट स्पेसिफाई प्रोवाइड्स फॉर RTBF, यानी कि कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है कि जो RTBF को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया जा सके। अब यहाँ पे दिया गया कि आप जानते हो कि RTBF है क्या? राइट टू प्राइवेसी विज राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी आती है आपकी, इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट पब्लिक, whereas RTBF involves removing information that was publicly known at a certain time and not allowing third parties to access the information anymore, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर जो पर्सन है उसकी इंफॉर्मेशन को, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कोई थर्ड पर्सन इस तरीके से जो है यूज नहीं कर सकता या फिर उसको एक्सेस ना हो। सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू बी फॉरगॉटन, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे वर्डिक्ट आता है दैट लैंडमार्क केस ऑफ KS Puttaswamy versus Union of India, Supreme Court recognized RTBF as a part of right to life under Article 21.
यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आइडेंटिफाई किया और बताया कि ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बात की आरटीबीएफ वाज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि आरटीबीएफ एक सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस भी लेके आता है, एंड दैट इज it could not be used if material is question was required for the exercise of right to freedom of expression and information, fulfillment of legal responsibilities, execution of a duty in the public interest or public health, protection of information in public interest, to purpose of scientific or historical study or for statistical purposes, establishment, execution and डिफेंडिंग ऑफ लीगल क्लेम्स, यानी कि इन सारी चीजों को लेके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। उसके अलावा ऐसे आप कुछ भी यूज नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये अगर आप बात कर रहे हो कि नेशनल या किसी भी चीजों को लेके कि वहां पे क्राइम ना हो, अगर सपोज करो कि पूरा हिस्ट्री किसी बंदे का क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी, और वो तब भी इसी टाइप की चीजें किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तब तो यूज किया जा सकता है। अब आता है इम्पोर्टेंट कुछ और न्यूज थे इसी फर्स्ट पार्ट के ही। सो दैट इम्पोर्टेंट न्यूज आर देयर। माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी माइनॉरिटी वर्ड नहीं दिया गया है कि माइनॉरिटी होता क्या है। तभी माइनॉरिटी के लिए आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में प्रोविजंस हैं, जिसमें और उसके अलावा आर्टिकल 350B मेंशंस अबाउट स्पेसिफिक ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हाउएवर सेंटर यूज्ड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1992 का जो एक्ट है उसमें कुछ जो है प्रोविजन दिए गए हैं, जिसमें कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड ज़ोरास्ट्रियन माइनॉरिटी एज अ माइनॉरिटी उनको मेंशन किया गया है। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन NCMEI Act 2004 has been enacted for the safeguard of the education rights of minorities, यानी कि माइनॉरिटी के जो एजुकेशन राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए 2004 में ये एक्ट आया था। इम्पोर्टेंट जो प्रोनाउंसमेंट थी इसमें, एक तो थी in TMA Pai case 2002, Supreme Court held that linguistic and religious minorities are determined by taking states and as a unit and not by taking into consideration the population of country, यानी कि कंट्री की पॉपुलेशन के द्वारा नहीं, बल्कि इसको जो है आप कह सकते हो कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके अलावा केरला एजुकेशन बिल केस 1958 में सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड द आर्गुमेंट दैट माइनॉरिटी शुड बी आइडेंटिफाइड एट ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे कोई माइनॉरिटी को जो है डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अब दूसरी चीज आती है सरना रिलीजियस डिमांड। अब सरना रिलीजियस डिमांड है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। सो हम बात कर रहे थे सरना रिलीजन डिमांड। वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ 5 स्टेट्स, यानी कि 5 स्टेट्स में जितने भी डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, आसाम, उसके अलावा दैट सेंटर रिकॉग्नाइज दियर रिलीजन एज अ सरना, यानी कि इन सारे स्टेट्स में जो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है उसमें जो है सरना को एक ट्राइबल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड सरना इज रिलीजन रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड सरना रिलीजन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल वर्शिप या नेचर वर्शिप कह सकते हो आप, जो कि नेचर को पूजा करते हैं, एंड फॉलोड बाय द ट्राइबल्स इन सेवरल इंडियन स्टेट्स, यानी कि और भी इंडियन स्टेट्स हैं, बट मेनली जो है झारखंड, उड़ीसा और आसाम में देखा गया है। उसके अलावा कुछ और स्टेट्स भी हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये याद रखना है कि सरना रिलीजन की जो डिमांड है वो की गई है, और ये रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए कि ये एक रिलीजन है। अब आर्टिकल 370 आप सबको पता होगा कि ये न्यूज में था। आर्टिकल 370 की बात करते हैं। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन एंड आर्टिकल 55A। तो आर्टिकल 370 का आप सिंपल सा मतलब था कि पहले जो है जम्मू कश्मीर में आप
कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे, जो भी प्रेफरेंस थी गवर्नमेंट जॉब्स की वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो भी, क्योंकि वहाँ का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, सिटीजनशिप थी, तो अब ये जो है वहां से रिपील कर लिया गया, हटा दिया गया है उसको। एंड अगस्त 5 marks 3 years of abrogation of Article 370 and 55A that give Jammu and Kashmir its special status and mandate to define its domicile rules। यानी कि जो भी डोमिसाइल रूल्स है वहां को चेंज किया। 2019 की अगर बात करते हैं, 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया promulgated constitution applications to Jammu and Kashmir Order 2019, which stated that provisions of Indian Constitution were applicable in state। यानी कि जो भी और स्टेट में जो चीजें चल रही थी, जो लॉज चल रहे थे, वही अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। एंड दिस इफेक्टिवली मीन्स दैट ऑल प्रोविजंस दैट फॉर्म्ड द basis of a separate constitution for Jammu and Kashmir stand abrogated। यानी कि उसको हटा दिया गया है, वहां को कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जितने भी प्रोविजन है वो सारे लागू होंगे वहां पे। अब उसके अलावा बात करते हैं आर्टिकल 35A, उसको भी स्क्रैप कर दिया गया है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो जाएगा आर्टिकल 370 हटने के बाद। आर्टिकल 335A बात करता था या प्रोवाइडेड जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर फुल discretionary power to decide permanent resident of states and give them special privileges in employment, property acquisition and education। यानी कि इसमें जो है एजुकेशन में, प्रॉपर्टी खरीदने में और इन सारे जो भी चीजें थी या इन सारे मैटर्स में सिर्फ जो जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स थे उनको प्रेफरेंस मिलती थी। बट अब ऐसा नहीं है, अब एक नॉर्मल स्टेट की तरह वहां पे चीजें होंगी। पार्लियामेंट पास जम्मू एंड कश्मीर Reorganization Act 2019 provide the reorganization of Jammu Kashmir into 2 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि 2 यूनियन टेरिटरीज में चेंज हो गया है, नेमली जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। यानी कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर होगा उसमें और जो लद्दाख होगा यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, बट लद्दाख में कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा। अब आर्टिकल 142 क्यों न्यूज में है? एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट सेट फ्री फॉर द रिमेनिंग 6 कन्विक्ट्स इन राजीव गांधी असैसिनेशन केस। यानी कि इसमें असैसिनेशन जो केस था, राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन में पास सच decree or make such order as is necessary for doing complete justice। यानी कि जो पूरा complete justice था किसी भी in any case or matter pending before it, यानी कि उससे पहले के जितने भी मैटर पेंडिंग थे उसको रिजॉल्व करना है। एनी डिक्री और पास्ड और ऑर्डर so made shall be enforceable throughout the territory of India। यानी कि इंडिया की पूरी टेरिटरी में उसको इन्फोर्स किया जाए, such manner as may be prescribed। अब आता है 145 Subclause 5. Why it was in news? Constitution bench of Supreme Court ruled that majority view of large bench will always prevail over a bench of lesser strength, even if letters a great number of judges agreeing with each other। यानी कि सिंपल सी बात है, Constitutional bench of Supreme Court ruled that majority view of a large bench will always प्रिवेल ओवर अ बेंच ऑफ लेसर स्ट्रेंथ। यानी कि एक जो सेगमेंट है जिसकी जो बेंच बड़ी बेंच है और एक में बेंच जो है छोटी है, तो फिर ऑफ कोर्स जो बड़ी बेंच का जो डिसीजन होगा वो ही प्रिवेल करेगा या सब उसी को ही मानेंगे। दूसरी चीज आती है इफ लेटर सॉ अ ग्रेटर नंबर ऑफ जजेस एग्रीइंग विद ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे से एग्री करते हैं तो उसको मानेंगे। इन व्यू ऑफ आर्टिकल 145 सब क्लॉज 5, concurrence of a majority of judge at the hearing will be considered as a judgment or opinion of court। यानी कि जजमेंट या फिर कोर्ट का जो भी है ओपिनियन वो माना जाए। आर्टिकल 145 सब क्लॉज 5 states that no judgment shall be delivered by Supreme Court without concurrence of a majority। यानी कि मेजोरिटी को बिना डिस्कस किए कोई भी जजमेंट नहीं दिया जाएगा of judges present at hearing of the case, but nothing it is clause shall prevail a judge from delivering a dissenting judge।
सो इट वॉज पार्ट 1। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। टिल देन स्टडी हार्ड एंड achieve your goal. Take care, bye bye. And if you really like the video and if I am adding the value in your studies, तो आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल for further more videos, because very soon I am completing this segment of PT 365 Polity and Governance। उसके बाद जो environment की आई है उसके लिए, because environment is आप कह सकते हो कि environment में मेरा जो बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी है, तो काफी अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको, क्योंकि काफी सारा पोर्शन जो है ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है और वो एक कंबाइंड सब्जेक्ट होता है। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।